गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में 10th क्लास की ज्योग्राफी जो है उसके सभी चैप्टर्स जो हैं मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे, और आपको पसंद आ रहे हैं तो आप जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें हर वीडियो को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो 10th क्लास में हैं या परिचित हैं या और ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके जो मित्र और आपके जानने वाले या जो जिनको पता भी नहीं है तो घर बैठे और 10th की ज्योग्राफी की बुक के जो सभी चैप्टर है उनको पढ़ सकें। तो आइए हम आज पढ़ते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। कृषि चैप्टर नंबर 4 है आपका, अध्याय 4 है ये आपका, जिसका नाम है कृषि। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि कृषि होती क्या है। कृषि होती क्या है? कृषि होती है, साधारण से सीधे से शब्दों में कहें, फसलों को बोने की प्रक्रिया जो है, फसल उत्पादन की प्रक्रिया कह सकते हैं। फसल उत्पादन की प्रक्रिया, फसल उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है आपकी कृषि। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मैं कह रहा था कि कृषि जो है वो फसल उत्पादन की एक प्रक्रिया है, फसल उत्पादन की एक प्रक्रिया है जिसे हम कृषि कहते हैं। और इसे थोड़ा सा बड़ा करें तो हम देखेंगे फसलों को बोने के लिए खेत को तैयार करने से लेकर, फसलों को बोने के लिए खेत को तैयार करने से लेकर फसलों को उत्पादित करके बाजार में बेचने या घरों में भरने तक की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो कृषि कहलाती है। और आप जानते हैं हमारे भारत जैसे देश में जो है ये कृषि प्रधान देश कहलाता है। कृषि प्रधान देश है क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कृषि कार्यों में लगा हुआ है, कृषि से संबंधित कार्यों में, रोजगार से जुड़ा हुआ है। जनसंख्या का बहुत बड़ा आजीविका चलाने के लिए जो है वो बहुत ही बड़ा जो हिस्सा है वो कृषि पर डिपेंड करता है। और भारतीय कृषि को मानसून का जुआ बोलते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कृषि को जो क्योंकि हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे जो उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योग है। उद्योग आधार में जब पढ़ते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं उद्योग का, तो इसमें एक वर्ग आता है कृषि पर आधारित उद्योग। तो ये कृषि जो है अन्य उद्योगों कच्चे माल के रूप में कच्चा माल प्रदान करती है। तो ये इस पर बहुत सारे उद्योग, जैसे कपड़ा उद्योग है कृषि से कपास के उत्पादन से होता है, चीनी उद्योग है गन्ने से होता है, शुगर जिसे हम कहते हैं चकुंदर है, कपास है, और भी बहुत सारे जो उद्योग हैं, बहुत सारे, रबड़ है, ठीक है। ये सब किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। तो चाय है, कॉफी है, मसाले हैं, ठीक है, और इत्यादि इत्यादि बहुत सारी जो हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ देखें कृषि क्या होती है, समझ में आया? अब कृषि कितने प्रकार की होती है, किस किस प्रकार से कृषि की जाती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो टॉपिक आता है यहाँ कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार यानी किस प्रकार से कृषि होती है, कितने प्रकार से कृषि होती है। तो सामान्य शब्दों में जो पुरातन समय से जो कृषि चली आ रही है उस कृषि को कहते हैं हम स्थानांतरित कृषि, और स्थानांतरित कृषि को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। झूमिंग कृषि में झूमिंग कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, अलग अलग नामों से इसे अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। हमारे देश में आर्थिक क्रिया के रूप में जो है सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और विभिन्न कारणों से कृषि जो है उसमें देखेंगे हम अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के कारण, वर्षा के कारण, ठीक है। कृषि के प्रकार जो है उसमें बात करें तो सबसे पहला प्रारंभ में जो कृषि आती है उसमें पहली कृषि है जीवन निर्वाह कृषि। कौन सी बोलते हैं? प्रारंभिक जीविका कह लो इसे, या जीवन निर्वाह, जीविका निर्वाह कृषि। जीविका आप जीवन जीने के लिए जो, यानी कि जिसमें हम अपने मूल जो आवश्यकताएं हैं, यानी खाद्यान्न की जो आवश्यकताएं हैं, जो घरेलू आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो कृषि करते हैं उसे बोलते हैं हम जीविका। जीविका मतलब जीने के लिए, निर्वाह करने के लिए जो कृषि की जाती है उस कृषि को कहा जाता है जीवन निर्वाह कृषि। इसमें साधारण जो औजार हैं, साधारण औजार हैं जो घरेलू स्तर पर या छोटे स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लोगों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। छोटे हलों से, पशुओं से हलों से खेत जोत करके, खुरपी दराती, और इन सब से जो है साधारण तरीके से जो कृषि की जाती है उसे हम बोलते हैं क्या? जीवन निर्वाह कृषि।
जीवन जीने के लिए, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कृषि की जाती है उसे हम बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि। खासकर जो मानसून पर निर्भर कृषि होती है एक तरीके से। कैसे? क्योंकि वर्षा हुई, उसमें बाजरा या अन्य मोटे अनाज वाली फसलें, गेहूं उत्पादन किया और उससे अपनी खाद्यान्न की पूर्ति हो गई, तो ये खाद्यान्न जो पूर्ति हो करने के लिए जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। क्या कृषि की जाती है? जीवन निर्वाह। इसमें ये कृषि कृतन दहन प्रणाली से की जाती है। एक शब्द आता है इसमें, कृतन दहन प्रणाली। कृतन दहन प्रणाली से क्या अभिप्राय है? कृतन यानी कि इसमें किसी जमीन के टुकड़े को, इसी को स्थानांतरण कृषि भी यहां देखेंगे, स्थानांतरित सीधे से शब्दों में कृतन दहन प्रणाली। कृतन दहन प्रणाली क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो एक भूखंड पर ये साधारण जो किसान होते हैं वो उन जंगलों को काटते हैं। काटने के बाद उनमें गए बचे जो घास वगैरह है उसको सबको जला दिया जाता है, दहन कर दिया जाता है। कृतन मतलब काट दिया जाता है, फिर दहन कर दिया जाता है, और फिर जब राख बनती है वो भूमि पर यानी मृदा पर गिरती है, मिट्टी पर, जमीन पर गिरती है, उसको जोत दिया जाता है जो खाद के रूप में प्रयोग में ली जाती है। उस प्रणाली से जब कृषि की जाती है कृतन दहन प्रणाली, या इसे स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि क्यों कहा जाता है? इसमें स्थानों को बदल कर 3 साल 4 साल उस उपजाऊ भूमि में फसल अच्छी होगी, उसके बाद फसल उत्पादन घटता है, तो उस स्थान को छोड़ करके मनुष्य दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह पर जाकर के सेम यही प्रक्रिया दोबारा दोहराते हैं। तो इस प्रकार कृषि को कृतन दहन प्रणाली या स्थानांतरण कृषि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मौसम बड़ा अच्छा है, चिड़ियाएं जो है बहुत चिल्ला रही हैं आसपास में। ठीक है, आवाज आ रही होगी आपको। स्थानांतरण कृषि ऐसे झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसे झूमिंग कृषि में नाम बताऊंगा सारे इसके आगे। और ये जो है अन्न उत्पादन के लिए मुख्यतः की जाती है, अन्न उत्पादन के लिए, और अपनी जो जीविका यानी कि पेट पालने के लिए ये जो है कि भाई किसान इसमें भूमि के टुकड़े पर स्थानांतरित रूप से इसमें करता है बिना उर्वरकों के साधारण। और खासकर जो देखें हमारे भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, मणिपुर है, इन सब में, छत्तीसगढ़ जिले के बस्तर जिले में, अंडमान निकोबार में, और इसमें इसे देखो अंडमान निकोबार में इसे क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहां पर इसे कहा जाता है क्या? दिप्पा। दिप्पा और पेंडा, देखो दो कृषि है ये। दिप्पा, ये दीपा शब्द लिखा हुआ है, दिप्पा और पेंडा। आगे जब पढ़ोगे इसका नाम आप 11th 12th में आओगे, ज्योग्राफी लोगे तो वहां देखोगे दिप्पा और पेंडा एक आदिवासी जनजाति है भी। ठीक है, उस जनजाति द्वारा जब ये की जाती है तो दिप्पा पहाड़ी क्षेत्रों पर, पेंडा मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, तो द्वीप समूह वाले क्षेत्रों में इस प्रकार कृषि की जाती है। इसे मैंने का नाम दिया है झूमिंग, या इसे झूम, क्या कृषि बोलते हैं? झूमिंग या झूम कृषि बोला जाता है। झूम कृतन दहन प्रणाली वही है। झूमिंग, झूम झूम के मतलब घूम घूम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से फिर उस स्थान को छोड़ करके अगला दूसरी जगह हम चले जाते हैं। इसके अलावा देखें इनके नाम देखें में कुछ विशेष नामों से जाना जाता है। इस कृषि को मैक्सिको और मध्य अफ्रीका में, मैक्सिको व मध्य अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मिल्पा। मिल्पा कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेनेजुएला में कोनुको, वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, और इसमें कोनुको नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? कोनुको नाम से जाना जाता है। ब्राजील में जो है इस कृषि को, स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रोका के नाम से। ठीक है, मध्य अफ्रीका में इसे मसोले, और इंडोनेशिया में इसे लद्दाम, इंडोनेशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में इसे ड्रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और
हमारे जो भारतीय क्षेत्र में है, अब आप शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर आ जाता हूँ वापस। देखिए मैक्सिको में, अफ्रीका में से क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में से कोनुको कहा जाता है। ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। वियतनाम में रे कहा जाता है। वियतनाम में रे कहा जाता है। अंडमान निकोबार वाले देशों में से डिप्पा कहा जाता है। ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि और कृत्रिम धान प्रणाली जिसे हम झूमिंग या स्थानांतरित कृषि कहते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। विभिन्न नाम आपने इसमें देखे हैं। भारत में भी इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें अलग अलग नाम देखेंगे। मध्य प्रदेश में इसे बेवर या दहिया, एमपी में से बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एमपी में हो गया ये। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में से कोंदू, आंध्र प्रदेश में से कोंदू के नाम से जाना जाता है। या पेंडा, जो मैं नाम बता रहा था, या पेंडा इसे कहा जाता है। उड़ीसा में इसे जो कहा जाता है, उड़ीसा में पामबाड़ी, कोमान, बोरांग। पश्चिमी घाट में कुमारी, पश्चिमी घाट पर इसे क्या का नाम से जाना जाता है, कुमारी के नाम से जाना जाता है, यानी कि कृषि को। ठीक है, राजस्थान में वालरा, राजस्थान में जो है इन कृषि को क्या कहते हैं, वालरा। क्या नाम से जाना जाता है, वालरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वालरा। हिमालय क्षेत्र में इसे खील के नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र में इस कृषि को जो है खील के नाम से जाना जाता है। कौन सी कृषि, जीवन निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि, जीवन निर्वाह कृषि। और इसे स्थानांतरित कृषि भी, झूमिंग कृषि भी कहते हैं। ठीक है, झारखंड में कुरुआ, झारखंड में, भारत की बात कर रहे हैं अभी हम सारे जो कर रहे थे पहले विश्व की। झारखंड में इसे कुरुआ क्या कहा जाता है, कुरुआ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में, उत्तर और पूर्वी प्रदेशों में इसे झूम या झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम इसमें देखें तो कृषि आपने देखी, कृषि के प्रकार आपने देखे हमारे किन किन क्षेत्रों में भारत में। तो देखो एमपी में इसे बेवर या दिप्पा कहा जाता है, सॉरी दहिया, दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में कोंदू या पेंडा कहा जाता है। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहा जाता है। राजस्थान में इसे वालरा कहा जाता है। हिमालय में इसे खील कहा जाता है। ठीक है, झारखंड में इसे करुआ कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसे झूमिंग या स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी आप इसमें देखेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि, क्वेश्चन छोड़िए, अब हम देखेंगे गहन जीवन निर्वाह कृषि। ये आपने देखा पहला प्रकार था जीवन निर्वाह कृषि। इसके बाद जो दूसरी कृषि आती है, नाम आपने देख लिए होंगे, बीच बीच में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कृषि हम देख रहे हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर की पहली अपन ने जीवन निर्वाह कृषि कैसे पढ़ी, उसके बाद जो दूसरी कृषि आती है वो आती है गहन जीविका या गहन जीवन निर्वाह कृषि। गहन जीवन निर्वाह कृषि, देखो शब्दों से क्लियर है। गहन, गहन मतलब अधिकता, जीवन मतलब जीवन जीने के लिए, जहां पर अधिक जनसंख्या होती है उन क्षेत्रों में गहन जीवन यापन के लिए जो की जाती है, जो एक कृषि वर्ष में एक से अधिक फसलें, यानी कि तीन फसलें, रबी, खरीफ और जायद, तीनों फसलें उत्पादित कर ली जाती हैं। इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, इस प्रकार की कृषि को कहा जाता है गहन जीवन निर्वाह कृषि। ये दो प्रकार से होती है, एक तो चावल प्रधान कृषि के रूप में और एक गेहूं प्रधान कृषि के रूप में। अब चावल प्रधान जो कृषि होती है वो होती है उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा का जो औसत सेंटीमीटर जो प्रति औसत जो है वार्षिक वो ज्यादा रहता है, उन क्षेत्रों में चावल प्रधान कृषि होती है। और जहाँ वर्षा का जो क्षेत्र है या वर्षा जो है 75 सेमी से कम होती है वहां पर, या 100 सेमी से कम होती है, तो वहां पर गेहूं प्रधान कृषि को उपयोग में लिया जाता है। श्रम प्रधान कृषि है कि रासायनिक निवेशकों सिंचाई के द्वारा इसमें सिंचाई का प्रयोग लेते हैं। जनसंख्या ज्यादा है, खाद्यान्न फसलें ज्यादा चाहिए, लोग ज्यादा हैं, तो क्या करेंगे, इसमें रासायनिक उर्वरक गिरेंगे, यूरिया खाद वगैरह जो हम गिरते हैं। ठीक है, मशीनरी से उपकरणों से इसमें उपयोग लिया जाता है। ठीक है, आगे इसमें देखें तो आगे ये गहन निर्वाह कृषि होती है, मैंने इसको आपको बताया। एक तो गेहूं प्रधान कृषि, पहले चावल लेते हैं, जहां इसे दो भागों में, चावल प्रधान कृषि
और दूसरी गेहूं प्रधान कृषि। मैंने बताया आपको, आप चावल प्रधान कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पानी अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है, पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है चावल फसल। गेहूं प्रधान कृषि जो होती है वो उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, 100 सेमी से कम होती है। उन क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है? गेहूं प्रधान कृषि। इसके बाद जो तीसरी कृषि आती है वो आती है वाणिज्य कृषि। कौन सी आती है? वाणिज्य कृषि। और वाणिज्य कृषि कौन सी है? वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? वाणिज्य कृषि सीधा से शब्द से क्लियर हो रहा है, वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब आप व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली कृषि। किस पर की जाने वाली कृषि? व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली कृषि। इस कृषि में व्यापार के स्तर पर जो कृषि की जाती है, व्यापार के रूप में कृषि की जाती है, जिसमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा जो बचे हुए कृषि उत्पाद हैं उन सबको बाजारों में बेचा जाता है, बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसे व्यापारिक कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें आप देखें बहुत पूंजी का निवेश किया जाता है, बड़े स्तर पर पैदा की जाती है, मशीनरी का उपयोग किया जाता है, दवाइयों का उपयोग किया जाता है, हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, श्रमिक भी लगते हैं, ठीक है, वाणिज्य स्तर पर की जाती है। ओडिशा में चावल वाणिज्य एक फसल है, परंतु ओडिशा में ये जीविका फसल। ओडिशा जो प्रदेश है यानी कि राज्य है उसमें देखो गरीबी ज्यादा है, तो उड़ीसा में चावल जो है और तटीय प्रदेशों में जो है चावल की पैदावार अच्छी होती है, ठीक है। तो इनमें कीटनाशक वगैरह सबका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कौन सी? वाणिज्य कृषि। रोपण कृषि भी कहते हैं इसे। इसमें देखो वाणिज्य कृषि में कैसे आती है? रोपण कृषि। ये अलग से भी एक प्रकार पढ़ते हैं, इसका आगे बड़े स्तर पर पढ़ेंगे जब इसे। रोपण कृषि में क्या होता है? फसलों को रोपा जाता है। क्या किया जाता है? जैसे पहले बीज डाल करके पौध बना ली जाती है, पौध तैयार कर ली जाती है, फिर पौध तैयार करने के बाद उन पौधों को लगाया जाता है। जैसे कपास तो बीज डाल दिया जाता है सीधा सीधा, लेकिन प्याज, चावल, गन्ना, कोकोनट यानी कि आप देखें नारियल के बागान, केले के बागान, ऐसे ये सब की पौध तैयार करके इनको बागानी कृषि या रोपण कृषि रोप दिया जाता है। चाय है, ठीक है, गन्ना है, चावल है, प्याज है, नारियल है आदि, ये सब कौन सी कृषि में आते हैं? ये सब आते हैं आपके चाय कृषि और ये सब जो आते हैं आपके, ये आते हैं बेटा आपकी जो कृषि आती है वो आती है रोपण कृषि, ठीक है। रोपण कृषि में फसलों को रोप दिया जाता है, यानी कि बीजों को रोप करके किया जाता है, रोप दिया जाता है उनको, ठीक है। इसीलिए इसे रोपण कृषि का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? रोपण कृषि का नाम दिया गया, ठीक है। इसमें देखते हैं तो इसमें मुख्य रूप से पूंजी प्रदान होती है। इसमें चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, प्याज, केला, रबड़। रबड़ आपको पता है, रबड़ का जो पौधा होता है उसके दूध निकलता है, उस दूध को से ही क्या बनाया जाता है? रबड़ बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के कर्नाटक में कॉफी के बागान है, कर्नाटक में कॉफी के बागान है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। आपकी बुक में नहीं है, मैं बता रहा हूं फिर भी, ठीक है। फेजेंडा कहा जाता है। कॉफी एक रोपण फसल है और मुख्य दक्षिणी भारत में जो की जाती है। कॉफी जो है, चाय मैंने बोला है, काफी लिखा नहीं है तो कॉफी भी लिख सकते हैं। कॉफी की दो फसलें इसमें अरेबिका और रोबस्ता, मुख्य दो किस्में पाई जाती हैं, अरेबिका और रोबस्ता। ये दो मुख्य फसलें जो भारत में, दो मुख्य प्रकार हैं जिन प्रकार की कॉफी यहाँ उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आगे इसमें देखें तो आपके और भी आती हैं भारत में जो फसलें हैं, तो इसमें आता है शस्य प्रारूप। अगला जो आता है इसमें जो बताया गया है वो है शस्य प्रारूप। अब शस्य प्रारूप क्या होता है? देखो इसे शस्यावर्तन भी बोलते हैं। शस्य, तुम पहले वही सब लिखो जो तुम्हारी बुक में है। मैं आपकी बुक से देखकर ही आपको करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है कि एक बार कुछ बच्चों को जो है वो करा दिया, 12th क्लास के बच्चों को ज्योग्राफी में कुछ मैंने एक्स्ट्रा लेवल का जो था वो करा दिया। एक्स्ट्रा लेवल मतलब वो ज्योग्राफी से संबंधित ही था, लेकिन मैंने की बेस अच्छा हो जाएगा तो बच्चों को कह रहा है सर ये तो बुक में है ही नहीं, तो मैं वही चीजें आप लोगों को उसी तरीके से करा रहा हूँ जो बुक में है, केवल वही करा रहा हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो, दिमाग में ना रखना पड़े, परेशान ना हो। सीखने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है आपकी, और अलग जो बहुत सारी बातें जो आगे पढ़ोगे। शस्यावर्तन और एक शब्द से बोलते हैं शस्य प्रारूप, शस्यावर्तन।
वर्तन। शस्यावर्तन होता है यहाँ फसलों को बदल बदल कर बोना, फसलों को बदल बदल कर बोना, बदल बदल कर बोना। अब होता क्या है, देखो फसलें जो होती हैं, फसलें अब आप जैसे अभी जो जो समय चल रहा है वो कौन सी फसल का चल रहा है, खरीफ की फसल का चल रहा है, जिसमें अधिकतर ज्वार बाजरा बोया गया है, कपास बोई गई है, मक्का बोया गया है। ठीक है, तो ज्वार बाजरा और ये कपास जो बोई गई है इसमें खरीफ की फसल की श्रेणी में आता है। और अब फिर हम गेहूं बोएंगे, रबी की फसलें, फिर जायद की फसल आ जाएगी जिसमें लकड़ी, खरबूजा, तरबूजा आदि हम बोते हैं। आगे मैं समझाऊंगा तीनों को। तो अब अगले साल जब इसी समय में आप कौन सी फसल बोएंगे, बाजरा ही बोएंगे? नहीं, आपको बदल करके बोना चाहिए। बाजरे की जगह आप कपास बोएं। अगले साल उससे अगली जो फसल आएगी रबी की, तो उसमें क्या गेहूं बोएंगे? नहीं, गेहूं नहीं, आपको जौ या अन्य जो वस्तु हैं वो कुछ बोना चाहिए, प्याज लगा देनी चाहिए, अन्य कुछ जो है लगा देना चाहिए आपके क्षेत्र के अनुसार देख करके। तो इस हिसाब से फसलों में उपजाऊपन है जो बना रहता है। अगर आप 2-3 साल तक लगातार 3 साल 4 साल एक ही प्रकार की फसल एक ही सीजन में लेते रहे, गेहूं 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 हर बार बोल दिया, तो उसमें जो उपजाऊपन है गेहूं के लिए वो कम हो जाता है और फसलों का उत्पादन जो है वो कम हो जाता है, उतनी उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए शस्यावर्तन के आधार पर जो रबी की फसलें जो है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सॉरी, रबी बोल गया, फसलों को 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से बोया जाता है। पहला हम यहाँ देखें तो रबी की फसल, ठीक है, दूसरा देखें तो खरीफ की फसल, तीसरा देखें तो है जायद की फसल। रबी, खरीफ और जायद, रबी, खरीफ और जायद। अब रबी की फसल देखो, अब इसमें देखे जाओ रबी की फसल क्या होती है। रबी की फसल जो होती है शीत ऋतु में बोई जाती है। ऋतु अब देखो, ऋतु कौन सी होगी, यहाँ शीत ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु। खरीफ की फसल जो बोई जाएगी वो कौन सी ऋतु में? पहले तो इस फसल को देख लो। रबी की जो फसल होती है शीत ऋतु में बोई जाती है। समय जो होता है इसमें अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। और क्या क्या बोया जाता है अभी बताया मैंने, चावल है, चावल भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, जौ भी हो सकता है, ठीक है, दलहन फसलें वगैरह वगैरह जो भी हो सकती है, मटर, चना, सरसों, सरसों, ठीक है, चावल, गेहूं, मटर, सरसों आदि। ठीक है, ये हो जाता है आपके रबी की फसल में। रबी की फसलों में मुख्य जो रूप से है वो गेहूं है, और मुख्य रूप से गेहूं जो है एक हरित क्रांति हुई थी। मैं इसको मिटा देता हूं, पढ़ लेते हैं हम इनको। देखिए यहां से देखिए, पहली फसल हम बात कर रहे हैं रबी की फसल। कौन सी? रबी की फसल। फसलों को 3 प्रकार से, तो रबी की फसल जो होती है ये अक्टूबर टू दिसंबर के मध्य की जाती है, शीत ऋतु में की जाती है। कौन सी ऋतु में की जाती है? शीत ऋतु में की जाती है। ठीक है, और इसमें जो फसलें होती हैं मुख्य रूप से गेहूं है, चावल है, जौ है, मटर है, सरसों है आदि। ये प्रमुख फसलें जो हैं इसमें बोई जाती हैं। ठीक है, गेहूं और अन्य फसलें जो हैं मुख्य रूप से आप देखें हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव जो जिन राज्यों पर पड़ा, हरियाणा और पंजाब और कुछ यूपी का हिस्सा। हरियाणा और पंजाब पे सबसे ज्यादा प्रभाव जो है हरित क्रांति का पड़ा, और यहाँ पर उन्नत बीजों के माध्यम से उत्पादन में भी वृद्धि हुई। और सबसे अधिक गेहूं, चावल, ये 2 फसलें थी जिन पर सर्वाधिक उत्पादन जो है किया जाने लगा। ठीक है, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में इस क्रांति का फायदा हुआ। और दूसरी फसल आती है आपके खरीफ। हरित क्रांति हुई कब थी? 1966-67 में। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय, उस समय मंत्री थी इंदिरा गांधी। खरीफ की फसल, कौन सी फसल? खरीफ की फसल। अब ये खरीफ की फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसल होती है बेटा जिसमें हम खरीफ जो है अब जो चल रहा है समय, ये खरीफ की फसल होती है जिसमें मक्का है। अब ये मानसून
के आगमन के समय, मानसून आगमन के समय, गर्मी के बाद, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में हो गई, यानी कि वर्षा ऋतु में हो गई। कौन सी ऋतु में हो गई? वर्षा ऋतु में। सर्दी, गर्मी और वर्षा तीन ही ऋतु होती है। तो बीच में ले लिए हैं खरीफ के लिए जायद होना चाहिए, खरीफ, रबी और जायद, ऐसे चलता है ये। पहले खरीफ, फिर रबी और फिर जायद, मैंने उल्टा क्रम कर दिया, कोई बात नहीं, अब हो गया है वर्षा ऋतु में, ठीक है। और समय इसका जो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं, इसमें सितंबर, जुलाई, जुलाई ही मान लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपने अक्टूबर लिया था। जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर में तो ये फसल कट जाती है, ठीक है, या तो जुलाई में बो दी जाती है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीनों में फसलें, हर 3-3 महीनों में, 4-4 महीनों में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर के अक्टूबर तक ये कट ली जाती है। इस ऋतु में मुख्य रूप से जो है चावल है, मक्का है, बाजरा है, ठीक है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, मूंग है, ज्वार है, ठीक है, आदि बहुत सारी फसलें जो हैं, इसमें दलहन फसलें हैं वो शामिल की जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से आप देखें सोयाबीन, मूंगफली, जूट, कपास, कपास, जूट, मूंगफली, अभी जैसे ही खत्म होंगी ये बरसात और मूंगफली आना शुरू हो जाएगा, आदि इन सब फसलों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है मुख्य रूप से। कौन से में? खरीफ की फसल में, ठीक है। इसमें आप तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, सभी राज्यों में अधिकतर जो है भारत में हमारी खरीफ की फसल बोई जाती है, ठीक है। और चावल की 3 फसलें हैं। चावल जो है तीनों ऋतुओं में बोया जाता है, और ये ओस, अमन और बोरो, ये 3 फसलें हैं। ओस, अमन और बोरो, ओस, अमन और बोरो। याद करने के ऐसे ट्रिक बताता हूँ जो हमेशा याद आएगा, या कभी नहीं भूलोगे कि ओस क्या होता है, अमन क्या होता है। और ओस पड़ती है कब? शीत ऋतु में। तो ये कब होती है? शीत ऋतु में। अमन और चैन कब हो जाता है? वर्षा ऋतु में। और बोर कब हो जाते हैं? गर्मी ऋतु में। कब हो जाते हैं? तो इन 3 ऋतुओं में ये 3 ओस, अमन और बोरो 3 फसलें ली जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी फसल आती है हमारी, वो आती है आपकी खरीफ की फसल। कौन सी फसल आती है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात करें, खरीफ की फसल जो होती है मुख्य रूप से ये ग्रीष्म ऋतु में होती है। किसमें होती है? ग्रीष्म ऋतु में। कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में होती है। इसमें ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूजा है, सब्जियां हैं, इन फसलों का उत्पादन किया जाता है ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई के माध्यम से। और चारा फसलें हैं जो उनका उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। ये हो गई आपकी मुख्य फसलों के प्रकार, फसलों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे भारत की कुछ मुख्य फसलों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत की कुछ मुख्य फसलों के बारे में, कौन कौन सी फसल है, ठीक है। वो फसलें हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखें प्रमुख फसलों में देखें तो यहाँ मुख्य फसलें में चावल है, गन्ना है, कपास है, गेहूं है, ये सब मुख्य फसलें हैं हमारी। क्या है? हमारी मुख्य फसलें हैं जो हम उत्पादन करते हैं, जिनका हम उत्पादन करते हैं। तो इसमें हम देखें तो पहली फसल जो आती है हमारी मुख्य रूप से, हम लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारे भारत में उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है चावल का। किसका किया जाता है? चावल का। अधिकांश जो लोग हैं चावल खाते हैं। देश में सबसे बड़ा, देश में चीन के बाद सबसे बड़ा दूसरा चावल उत्पादक देश है हमारा भारत। कौन है? चीन के बाद सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है कौन? भारत। कौन है? भारत। चावल जो है पहला स्थान किसका है विश्व में? चीन का। दूसरा स्थान किसका है? भारत का। ये पहला स्थान और ये दूसरा स्थान। भारत में प्रमुख खाद्यान्न के रूप में पहला स्थान किसका है? चावल का। दूसरा स्थान किसका है? गेहूं का, ठीक है। तो मुख्य रूप से देखें तो इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। जिसे उगाने के लिए जो है 25 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। तापमान कितना होना चाहिए? चावल की फसल उगाने के लिए जो तापमान है वो 25 सेल्सियस या सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वर्षा कितनी होनी चाहिए? वर्षा 100 सेमी से अधिक। मैंने अभी पीछे बताया था 100 सेमी से अधिक वाले क्षेत्रों में चावल की वर्षा और चावल की कृषि, और 100 से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की कृषि की जाती है।
ठीक है, वर्षा की कमी होती है तो हमें क्या करना होगा, सिंचाई करनी होगी। चावल जो है उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र, जो भारत के तटीय क्षेत्र, भारत के तटीय जो क्षेत्र है उन तटीय क्षेत्रों में चावल की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। चावल की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, चावल जो है मुख्य रूप से उगाया जाता है भारत में, और इसके बाद राजस्थान के कुछ वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ वर्षा अधिक होती है वहां पर भी या सिंचाई के माध्यम से चावल का उत्पादन किया जाना संभव हुआ है। दूसरी जो आपकी फसल आती है वो आती है गेहूं। कौन सी आती है, गेहूं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल, मैंने पहले ही कहा था, प्रथम खाद्यान्न फसल चावल है, दूसरी खाद्यान्न फसल गेहूं है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भागों में ये की जाती है। भारत के उत्तर और पश्चिमी, भारत के उत्तर पश्चिमी, भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में यह कृषि मुख्य रूप से की जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, फसलों का उत्पादन किया जाता है। कौन सी, गेहूं की फसल। कौन सी, गेहूं की फसल। कौन सी में आती है, ये रबी में आती है। और वर्षा जो है इसके लिए कितनी होनी चाहिए, 75 सेमी से 50 सेमी के मध्य है। 75 से 50 सेमी वर्षा चलेगी, यानी कि 100 से कम, 100 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, गेहूं उगाने के लिए मुख्य रूप से जो आप देखें तो पश्चिमी क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, ये प्रमुख राज्य हैं जहां पर जो है आपकी फसल जो है, कौन सी फसल, गेहूं की फसल जो है वो बोई जाती है। इसके अलावा जो आते हैं आपके मोटे अनाज, अब कौन से आएंगे, मोटे अनाज। देखो मोटे अनाज के साथ मार्कर भी मोटा आ गया, है ना, ज्यादा साफ दिख रहा होगा। मोटे अनाज में आपके मक्का है, चना है, अरहर है, मूंग है। मूंग और ये जो होती है मुख्य रूप से रागी, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसमें मोटे अनाज में ज्वार, कौन सा उत्पादन ज्यादा किया जाता है, ज्वार है, मक्का है, चना है आदि, बहुत सारी ये मोटे अनाज की फसलें हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं मोटे अनाज में वो पढ़ते हैं बाजरा। कौन सा देखते हैं, बाजरा। आप सभी जानते हैं शुष्क प्रदेशों में, स्थल प्रदेशों में राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न तो हमारा है ही बाजरा। राजस्थान का मुख्य प्रदेश खाद्यान्न तो है ही हमारा बाजरा। और बाजरा जो है मानसून पर फसल है, मानसून हो गया जैसे अभी देखो इस समय में बाजरा बोया हुआ, वर्षा नहीं हुई थी तो जिन्होंने पहले बो दिया था वर्षा के समय, जो पहली वर्षा के समय, तो उनका बाजरा हो गया। जो बीच में वर्षा हुई थी उससे बोया तो बीच में फिर वर्षा नहीं हुई और बाजरा नहीं हो पाया। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान मुख्य रूप से जो बलुआ मिट्टी, जो उतली काली मिट्टी होती है, यहाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एमपी, यूपी आदि राज्यों में, महाराष्ट्र के भी जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र में भी कुछ भाग में क्या किया जाता है, बाजरे का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए लाल, काली, बलुई, दोमट मिट्टी, लाल में भी होगा, काली में भी होगा, बलुई में भी हो जाता है, दोमट में भी हो जाता है, इन प्रकार की मिट्टी में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मक्का। कौन आता है, मक्का। मक्का तीसरा, मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न में चारा दोनों के रूप में आती है। और हमारे राजस्थान, दक्षिण राजस्थान में जो है मक्का ही बोला जाता है। मक्का जो आदिवासी क्षेत्र के जो है, और ये किस में आती है, खरीफ की फसल है। ये कौन सी पढ़ रहे हैं, बाजरा और ये दोनों मक्का कौन सी है, खरीफ की फसल है। ये कौन सी है, खरीफ की फसल। कौन सी फसलें हैं, खरीफ की। ठीक है, आगे इसमें हम देखें तो मानचित्र में फिर आपको लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ पर जो है कौन सी कृषि जो है मुख्य रूप से कौन सी फसल बोई जाती है। इसमें आगे हम देखें तो आपके आता है मक्का हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है, मक्का कहाँ कहाँ बोया जाता है। अब ये थोड़ा सा और देख लो, मक्का में 21 से 27 सेल्सियस तापमान चाहिए इसको, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। क्या होती है, तापमान की आवश्यकता होती है। अच्छी जलोढ़ प्रकार की मृदा इसके लिए ज्यादा उपजाऊ है। जलोढ़ प्रकार की मृदा जो है वो इसके लिए उपजाऊ है। औद्योगिक प्रदेशों के निवेश के लिए उच्च क्षेत्रों में या बढ़िया तरीका से जो है, अमेरिका जो है, अमेरिका में तो मोटे अनाज मक्का का बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं।
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना। इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो राज्य हैं वो मक्का उत्पादन के लिए प्रमुख हैं, मक्का उत्पादन के लिए प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मक्के के बाद जो आती हैं वो फसलें जो आती हैं वो आती हैं दाल। कौन सी आती हैं? दलहन फसलें। ठीक है।